पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे। नमस्कार, पहला प्रणाम। मेरा नाम है विनोद रावत, मेरा गांव है सोमेश्वर में और आप मुझे सुन रहे हैं उत्तर का पुत्र के पॉडकास्ट पर आरजे काव्य के साथ। एक टाइम पे मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था और वहाँ पे ना मेरा एक कुलीग था, क्योंकि हमारी नाइट शिफ्ट होती थी और वो और मैं रात भर ना हमें मजा आता था। वो एक की आवाज निकालता था, मैं एक की आवाज निकालता था। किसकी निकालते थे? ये जो तुम्हारा बेटा है ना, जब देखो दद्दू दम करता रहता है, देखो रावू की बात। तो वहां से मेरा थिएटर का जर्नी शुरू हुआ। वहां पे मैं राजकुमार से मिला। फिल्म इज इन थिएटर बिकॉज ऑफ द प्रेप आई हैव लर्नड फ्रॉम राम माधवानी, फ्रॉम हंसल मेहता, फ्रॉम अतुल मोंगिया एंड अ बिग थैंक्स टू ऋतिक रोशन जी का मैं आज एक्टिंग कोच हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे सीखने के हर दिन पैसे मांगते रहता हूँ। तो एक तरफ आर्या जैसी सीरीज है जहाँ पे स्केल के हिसाब से एक बड़ा वो है, और वहाँ से स्विच करना एकदम यहाँ पहाड़ में है कि बस में सवारी हो रही है, बिल्कुल ही एक यहाँ बजट है, एक यहाँ है। सिंपल कंसेप्ट जो आपका भी है, लोकल स्टोरीज, यूनिवर्सल थीम, सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। That's it. रेशमी रुमाल में रोड़न लागी रे। सब बात यह है कि पुश्तैनी ये प्रोमो आप लोगों ने देखा, लोगों के दोस्त आते हैं बंबई से और हम ये कह सकते हैं प्राउडली कि हमारे दाजू आए हैं। तो वेलकम पहले तो आपके अपने ओहो रेडियो पे। थैंक यू वेरी मच। मतलब आपको लग रहा है कि मैं सिर्फ आपके रेडियो के लिए आया, मुझे तो मौका चाहिए होता है। जैसे मैं पहाड़ में भागू बंबई से, तो आपने एक मौका दिया और मैं भाग के आ गया। So that's the reason। आप मुझे फिल्म नहीं भी हो गया फिर भी बोलेंगे कि विनोद चलो एक इंटरव्यू करना है, मैं चुपचाप भाग के आ जाऊंगा। बहुत बढ़ गया। तो पुश्तैनी की हम लोग बात करने वाले हैं और फाइनली ये फिल्म, हाँ मतलब इतना कुछ आपको लेके पीछे है। जब आपने आर्या डायरेक्ट करी, ऋतिक रोशन ने इतनी सारी अच्छी अच्छी बातें मैं देख रहा था आपके इंस्टाग्राम अकाउंट पे जब आप लोगों की बातचीत हुई, तो उन्होंने आपको लेके कही। हंसल मेहता इतने कमाल के फिल्म मेकर हैं, बहुत सारे लोगों ने बहुत कुछ कहा, राजकुमार ने कहा, सिकंदर खेर ने कहा, बहुत लंबी लिस्ट है। और जब ये फिल्म अब रिलीज हो चुकी है, कैसी फीलिंग है? अच्छी फीलिंग है, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि एक फिल्म मेकिंग, एक्टिंग ये सब चीज़ें बहुत एक हद तक होती है, बट आपका जो एक कनेक्शन होता है ना, और मुझे मौका मिला है कि मेरे पहाड़ में मुझे ये फिल्म, मेरी डेब्यू फिल्म बनाने का मुझे मौका मिला है। और जिस तरह से स्पेशली मेरे यहाँ के लोगों ने और बाहर के लोगों ने हमें जिस तरह से जो प्यार दिया है, और डीप डाउन मैं कहीं ना कहीं ये चाहता था कि मैं यहाँ पे ये फिल्म बनाऊँ, यहाँ के लोगों के साथ मिलके बनाऊँ, यहाँ के लोगों से एक्टिंग करवाऊँ, तो वो चीज़ पूरी हुई। आई एम वेरी हैप्पी, वेरी हैप्पी। एक्चुअली आई एम वेरी प्राउड ऑल्सो। तो जब हमने फिल्म देखी उसके बाद हम लोग बातचीत कर रहे थे, कहाँ से ले आए ये एक्टर? आप ही के हैं, आप ही के कुमाऊं के हैं एक्टर हैं ये, और कहाँ से लेके आए? तो ये कैसे बनाए इनको, मतलब क्या कितना ट्रेनिंग चला, क्या कुछ हुआ? देखिए, जब आपके पास पैसे नहीं होते ना, बट ये मजाक वाली बात है, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं इतने साल से एक एक्टिंग कोच का काम किया, 14-15 साल। सो मुझे ये लगता है कि स्किल वाइज आई थिंक आई एम वेरी वेल इक्विप्ड, कि मेरे पास स्किल है। बट टाइम टू टाइम क्या होता है कि हर कोई की एक ना अर्ज होती है नई नई चीज़ एक्सप्लोर करने की। और मैं काफ़ी टाइम से ना मुझे लगता है कि एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट सेंसिंग, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट एनर्जी, एक्टिंग इज़ ऑल अबाउट बैक स्टोरी, बैकग्राउंड। और मुझे लगा कि ये जो कहानी है, अगर मैं सच में, क्योंकि मैं तो पहली बात तो बहुत बड़ा रिस्क ले ही रहा हूँ कि आप अपना सेल्फ फाइनेंस, आप अपना ज़िंदगी का सारा पैसा लगा के आप कह रहे हो कि मुझे मेरे पुश्तैनी घर में मुझे एक पुश्तैनी नाम की फ़िल्म बनानी है और मुझे नॉन एक्टर से काम कराना है। स्पेशली मेरी बहन जिसने मेरी बहन का ही रोल किया है, मेरे जीजा जी जो कि LIC की एजेंट है, जो जीजा जी हैं, जो मेरी नीस है वो भी है, वो स्टूडेंट है। बट इन सब को फिर भी मतलब इट वाज नॉट इजी फॉर श्योर, बट सबसे ज़्यादा मुझे लगा कि ये नहीं हो पाएगा, बट मेरे को चाहता था कि मैं हो कि मेरी बुआ, जो कि हमारी बागेश्वर वाली बुआ है। आप गए बुआ के पास, और आपको तो पता ही है कि बागेश्वर में हमारा वो गांव है, वो कहाँ पे, बागेश्वर मेन सिटी में भी नहीं है, वो कहीं जंगल में जाके एक
6 गांव हैं, 6 घर हैं एक गांव के अंदर, उसमें से एक घर मेरी बुआ का है। वहाँ पे वो अपनी बकरी, गाय, घर और खेत, खुश है वहाँ पे। आप जाते हैं वहाँ पे और आप बोलते हैं कि बुआ ऐसी ऐसी कहानी है, तो बोलते हैं अरे यार क्या कर रहा है यार, ऐसे थोड़ी होता है यार, हमने कभी एक्टिंग की यार, हिंदी बोलने नहीं आती यार, तू तो एक्टिंग की बात कर रहा है यार, कहाँ से करूँ यार। बट डीप डाउन मेरे को पता था कि मेरे को बुआ के लिए बुआ ही चाहिए, और वो माने ना। तो फिर आपके पास एक ही, पहाड़ियों के पास एक ही इमोशनल तरीका होता है, आप बोलते बुआ यार मत कर यार, मैं बर्बाद हो जाऊंगा यार, मैं सड़क पे आ जाऊंगा यार, मैं खत्म हो जाऊंगा। ठीक है तू मत कर यार, मैं क्या, तू चाहती है ना मैं बर्बाद, अरे ऐसे मत बोले यार, मैं क्या करूँ यार, मेरे से नहीं होगा यार। मैंने कहा तू चिंता मत कर, हम करेंगे। बट मुझे लगा कि चलो अब मान गई, अब सब कुछ आसान हो जाएगा। बट आपकी, हमारे लिए हमारी फिल्म इम्पोर्टेंट है, बट बुआ के लिए ना उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट उसकी गाय, उसकी बकरी, उसका खेत और उसका घर। तो गाय को अगर धूप और बकरी को अगर धूप लग रही है तो आपकी शूटिंग गई भाड़ में। उनको तो पहले छांव में रखना है, उनका घास का टाइम है तो उनके घास का टाइम है, उनको भूखा नहीं रख सकते। आपकी शूटिंग चाहे खेत का कुछ एक काम करना है तो वो करना ही है। तो उसके बीच में जब जब हमें मौका मिला, हमने वर्कशॉप्स की, और इट वाज नॉट अ इजी जर्नी, नो डाउट। और उसके बीच में जब जब मौका मिला हमने शूटिंग भी की, लेकिन उसके बीच में ढूंढना पड़ रहा था आपको, इट्स टाइट स्केड्यूल में। लेकिन टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये सब जो था, व्हेन यू सी द रिजल्ट, इट्स ऑल वर्थ इट। टू टेक एन एक्टर फ्रॉम बॉम्बे और उससे एक पहाड़ी कपड़ा पहना के एक्टिंग करवाना, जो कि खराब नहीं है, इट्स अ क्राफ्ट। बट जो एक्चुअली मैं चाहता था इस फिल्म में, वो मुझे मेरी बुआ ने दिया इस फिल्म में एक्टिंग करके। एंड एक्चुअली उन्होंने वो जिसको कहता है ना सुर पकड़ना, ओह वो पकड़ लिया। और वो जो टोन भी आया वो बड़ी इनोसेंस, तो कुछ भी कर ले भुप्पी, नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी साइन है, वो बड़ा अच्छा है उनका। बहुत प्यारा है। अब वो आप कितना भी ट्रेंड एक्टर हो, आई डोंट थिंक यू कैन अचीव दैट। क्योंकि एक ट्रेंड एक्टर क्या करता है कि 6 महीने रियाज करता है, राइट। मेरी बुआ 60 साल से वो रियाज कर रही है, क्योंकि वो उसकी जिंदगी है, वो उसकी बोली है। सो sometimes you have to take choices कि I really need that texture of voice or that tone of the voice. So उसके लिए maybe because I worked as a casting director also, so it might worked in that sense. इनफैक्ट मैं वो आपको बता रहा था कि वो जो ड्राइवर आपका दोस्त बना है, हेमंत, क्या एक्टिंग करी है उसने भी। लेकिन वो तो है ही यहीं का ना, लोकल है ना वो। सो एक्टिंग क्या करी, वो बहुत चालू है। तो जब मैंने उसको बताया कि मैं बना रहा हूँ, हाँ यार विनोद भाई करते हैं यार, करते करते, तो उस टाइम पे वो, ही इज फ्रॉम बॉम्बे, बट उसके पिताजी हल्दू चौड़ से हैं और वहीं पे रहते हैं वो लोग। और वो उस टाइम पे यहीं पे था। अच्छा। तो मैं तो 10 काम कर रहा था, लेकिन उसको इतना मजा आया क्योंकि स्क्रिप्ट लिखने के टाइम से ही उसने गाड़ी उठाई और उसने कहा कि विनोद भाई मैं तो, और मैंने उसको बोली ये लोकेशन देख, वो देख, हाँ। उसने वहीं पे 20-20 रुपए में लोगों को इधर से उधर करना शुरू किया। एंड वो डिनरो की तरह, टैक्सी ड्राइवर की तरह उसने जो प्रैक्टिस किया, एंड देन ही गॉट अ लॉट ऑफ थॉट्स, ऑल हिज इनपुट्स, कि वो चोटी रखना, ये करना, ये सब मेरा इनपुट नहीं था। बट नाउ दैट्स हिज क्रिएटिविटी, दैट्स लाइक द प्योरिटी ऑफ एन एक्टर इज देयर। सो मुझे ऐसा लगता है कि पुश्तैनी में जो लाइफ डालता है वो हेमंत डालता है। जो लाइवलीनेस कर देता है सीन्स को और चीज़ों को करता है, वो हेमंत करता है। एंड ही इज़ अ मार्वलेस गाय। एंड अभी तो वो जुबिन जी के साथ काम कर रहा है, उनको एक्टिंग कोच का काम भी करता है उनके एक प्रोजेक्ट में। सो ही इज़ वर्किंग विद हिम। ही इज़ अ वेरी वेरी गुड थिएटर डायरेक्टर। एक लहसन वाला करके एक प्ले है, एक पीयूष मिश्रा जी के साथ उसने अभी एक प्ले डेवलप किया है। तो ही इज़ फुल्ली इनटू दैट एंड अमेजिंग एक्टर। नहीं जबरदस्त। और हमारी यहीं का ही है। हाँ बिल्कुल। तो ये अपना कैसे बना ये बॉम्बे वाला सीन? मेरे ख्याल से आप दिल्ली पैदा हुए थे। मेरी पैदाइश दिल्ली की। ठीक है। और उसके बाद ये बॉम्बे का क्या हुआ सीन? दिल्ली के बाद बॉम्बे का सीन यही होता है कि आपको नो डाउट पता तो होता नहीं है कि आपको एक्टर बनना है नहीं बनना है, बट एक जर्नी होती है। और मुझे याद है मिमिक्री बहुत किया करता था। अच्छा। तो बहुत मिमिक्री में था और मैं म्यूजिक में बहुत था। मैं ड्रम्स प्ले करता था, मैं कुछ भी बजाता रहता था, बट मुझे कभी एक्टर नहीं बनना था। तो लेकिन मुझे इसमें बहुत मज़ा आता था। तो मुझे याद है कि एक टाइम पे मैं मैकडॉनल्ड्स में नौकरी कर रहा था और वहाँ पे ना मेरा एक कुलीग था, क्योंकि हमारी नाइट शिफ्ट होती थी और वो और मैं रात भर ना हमें मज़ा आता था। वो एक की आवाज़ निकालता था, मैं एक की आवाज़ निकालता था। किसकी निकालते थे? अभी तो याद नहीं है, लेकिन हाँ, अब आप मुझसे आवाज़ भी निकलवाएंगे क्या? अरे वाह। तो आजकल के बच्चों को तो नहीं पता होगा, लेकिन हमें तो उस टाइम पे उत्पल दत्त और ये सब बहुत पसंद आते थे।
अब सच में निकलवाएंगे क्या? अरे इंतजार यार, हो ये रहा तो है। मुझे नहीं पता कि फंसाना था आपको। ओह शिट यार, ये वो उस टाइम निकालते थे। नहीं फिर भी हल्का फुल्का जो याद आ रहा है। नहीं हाँ? तो हाँ, ये जो तुम्हारा बेटा है ना, जब देखो दद्दू तुम करता रहता है, देखो राहु की बहुत जबरदस्त। और आई डोंट नो, आई डोंट रिमेम्बर राइट नाउ, बट या उस टाइम पे मैं कुछ 40-50 आवाजें निकालता था। हाँ। सो या तो वो उसके साथ हम दोनों मिमिक्री किया हाँ। करते थे। अचानक से वो गायब हो गया एक दिन। हम्म, मैंने कहा ये क्या बात हुई यार, गायब हो गया। और 1.5 महीने बाद वो वापस आया। तो उसने बताया कि विनोद भाई, मैं यार एक थिएटर नाम की चीज़ होती है वो करता हूँ। तो उसने मुझे बताया थिएटर में ये सब करते हैं, वो करते हैं, ये करते हैं। मैंने छूटते अपने पेपर डाले और मैंने कहा भाई चलो। और उस टाइम मेरे माँ बाप को लग रहा था कि चलो अब ये थोड़ा सा ठीक हो रहा है, सेटल हो रहा है, तो इसकी शादी वादी कर देते हैं। तो मैं तो वो भी छोड़ छाड़ के भाग के थिएटर करने चला गया। तो वहाँ से मेरा थिएटर का जर्नी शुरू हुआ। वहाँ पे मैं राजकुमार से मिला और हमारी दोस्ती बहुत अच्छी हुई। 20 साल पहले की बात हो रही है नहीं क्या? नहीं, एक्चुअली हो गई ना 20 साल। ओ शिट, 2000, हाँ 2003। ओ 20 साल पहले की बात हो गई, यू आर राइट। 2006 में तो मैंने एफटीआई ज्वाइन किया, हाँ। एब्सोल्युटली। तो ये 20 साल पहले की बात हो गई। तो यार 20 साल पहले की बात हो गई। सो तो हम दोनों वहाँ थिएटर किया करते थे और थिएटर करते करते उनका एफटीआई हो गया। और हमें तो ये लगता था कि यार बस वहाँ पे एक एक कल्चर होता है दिल्ली का ना, कि उसमें आप जब एक बार थिएटर करते हैं तो आपको लगता है बस हम ही अब है। हम ही हैं बस, बाकी उनको कुछ नहीं आता। हाँ। बस यहाँ से जाएंगे, बॉम्बे जाएंगे, लीड करेंगे, आग लगा देंगे। इंतजार कर रहे हैं सब इंतजार हमारा। इंतजार कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं भाई। हाँ जरा एक सिगरेट और चाय, हाँ ठीक। सो वो एक कल्चर था और वो चाहते ना चाहते हुए भी आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है। बट राजकुमार राव ने मुझे सच्चाई दिखाई, क्योंकि उनका एफटीआई हुआ और उन्होंने बोला कि एक काम कर, ये एफटीआई की फिल्म्स आती हैं उसको देख जरा। तो मैंने देखी वो फिल्में और मेरा दिमाग घूम गया। मैंने कहा ये क्या होता है भाई, हम तो यहाँ पे सिर्फ प्रोजेक्शन और आखिरी सीट तक आवाज़ जानी चाहिए, उसके ऊपर बात करते ही नहीं है। उतनी हमारी अंडरस्टैंडिंग भी थी, बट बाकी लोगों की होगी, मेरी तो उतनी थी कि आखिरी आदमी तक आवाज़ पहुँचाओ, वो होता है एक्टर। प्रोजेक्शन, एनर्जी एनर्जी एनर्जी, तो वहाँ पे बिल्कुल उल्टा होता था। सिनेमा का लैंग्वेज ही कुछ अलग था। सो देन मैंने अपना एफटीआई का एग्ज़ाम दिया और मेरा एफटीआई हुआ। वहाँ पे मेरी दुनिया 360 बदली। मेरा परसेप्शन बदला, एक्टिंग का, फिल्म मेकिंग का परसेप्शन बदला। और फिर वहाँ पे भी एक थॉट आया, क्योंकि वहाँ के फैकल्टीज़ आके भी आपको थोड़ा चढ़ा देते हैं कि तुम में है बात, तुम में है बात। तो आपको लगता था कि यहाँ से अब जैसे जो दिल्ली में लगता था, वो लगता था पुणे से लगता था कि अब बॉम्बे जाके हम आग लगा देंगे। फिर बॉम्बे अपनी सच्चाई दिखाता है। 6 महीने के अंदर आपको पता है कि आप लोअर मिडिल क्लास से बिलोंग करते हैं। एफटीआई भी आपने कुछ पैसा कमाया तो ऐसे किया। अब आपके फादर ड्राइवर हैं, कृषि भवन में हैं, और वो वैसे वाले ड्राइवर हैं जो जितनी चादर उतना पाँव फैलाओ, और पहाड़ी आदमी कभी लाइफ में कभी चोरी चकारी नहीं करना या कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना। तो और 2 बेटियां हैं, घर चलाना है। एंड स्टिल ही, आई रिमेंबर, स्टिल ही वाज गिविंग मी सम 8,000 रुपीज़, जिसमें 4,000 रेंट होता था और 4,000 आपका खाना पीना होता था। बट 6 महीने बाद मुझे समझ में आ गया। उन्होंने एक बार मना नहीं किया, बट हमें सेंस हो जाता है, तो मुझे समझ में आ गया तो टूट रहा है। सो तब मैंने थोड़ा सा अपना एक्टिंग का जर्नी रोका और मैंने कास्टिंग का काम शुरू किया। और बट मैं आज ये सोचता हूँ, ये ईश्वर ने मेरे साथ इतना, मेरे को एक एक जगह पे उसने इतना सही राह दिखाया है। उसने कहा तेरे लिए ये रखा ही नहीं है, तेरे लिए तो जर्नी में बहुत सुंदर चीज़ रखी है। बिकॉज आई रियली वॉन्ट यू टू लर्न कास्टिंग, आई रियली वॉन्ट यू टू लर्न acting workshop, I really want you to learn as an acting coach, I really want you to go through direction and then be a filmmaker, not just an actor. So तो यहाँ से मेरा जर्नी स्टार्ट हुआ। देन आई डिड कास्टिंग, देन आई स्टार्टेड डूइंग वर्कशॉप। और इन सब में जो आप नाम ले रहे थे, सब मेरी जर्नी में आते रहे और मेरे मेंटोर बने। किसी ने कुछ सिखाया, किसी ने मुझे ऑर्गेनिक प्रोसेस के बारे में सिखाया, किसी ने मुझे बताया कि एक वॉर से पहले या फिर एक शादी से पहले जो तैयारियां होती हैं, अगर आप उससे 1% भी कम तैयारी करते हो अपनी फिल्म बनाने की, तो आपकी वो फिल्म पे दिखेगा। इट्स नॉट जस्ट गोइंग ऑन अ शूट. So the prep is so important, and I'm a full believer of a prep now in every department. Like हमने पुश्तैनी
18 से 20 दिन में शूट करके इसलिए अचीव कर पाए हैं 18 से 20 लोगों के क्रू में ऑफ दिस रिजल्ट एंड नाउ आवर फिल्म इज इन थिएटर बिकॉज ऑफ द प्रेप आई हैव लर्न फ्रॉम राम माधवानी, फ्रॉम हंसल मेहता, फ्रॉम अतुल मोंगिया एंड अ बिग बिग थैंक्स टू ऋतिक। हम सोचते हैं कि वो सिर्फ एक एक्टर है, मैं आज आपको उनका सच बताता हूँ। आज वो जिस जगह है ना, 1% कोई उनसे नहीं छीन सकता, क्योंकि वो किस्मत से नहीं है, वो डिजर्व करते हैं। In every department, if you're talking about an actor, so not just acting, it requires when you're a star and everybody wants to see you in a certain manner. So there is a hair department, there is a makeup department, there is an aesthetic department, there is a costume department. Every department वाले उनसे रोज चीज सीखते हैं because of his practice. He have done like that. Now it is just Hrithik Roshan. I have told you about it. Then sound, editing, camera, lighting, DI, music, VFX. Ask him anything. Everybody, अगर आपसे उनसे एक पैसा कम है ना, और अगर आपने उनको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की है ना, आप पकड़े जाएंगे. So there is a reason why he is there. There's a reason कि आप उनके स्टैमर की बात करते थे, आज आप उनकी एक्टिंग की बात करते हो. एक टाइम पे उनकी इंजरीज की बात करते थे, और आज आप कहते हो कि आज वो ग्रीक गॉड है. वो उनकी अपनी वीकनेसेस को कैसे स्ट्रेंथ बनाते हैं. दीज आर थिंग्स मैं सिर्फ देख के सीख रहा हूँ, बट अभी सिर्फ सीख ही रहा हूँ. पता नहीं मैं वहाँ तक कब पहुँचूंगा, या शायद नहीं पहुँचूंगा, बट आई एम ब्लेस्ड. आई गॉट दिस अपॉर्चुनिटी. इसलिए मैं हर जगह यही बोलता हूँ कि ऋतिक रोशन जी का मैं आज एक्टिंग कोच हूँ. मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनसे सीखने के हर दिन पैसे मांगते रहता हूँ. सो दैट इज़ माई लर्निंग ऑफ ऑल दीज मेंटर्स, एंड उन सब चीज़ की लर्निंग मिला के आज पुश्तैनी एक पार्ट है. लोग मुझसे पूछते हैं कि यार आर्या बनाने के बाद आप पुश्तैनी why you making such a commercial stuff and why you coming there and why you still stuck with this. इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है, बट सबकॉन्शियसली मेरे को पता है आई वांट टू डू समथिंग हियर. ये इसलिए नहीं कि मैं यहाँ के लिए ही करना चाहता हूँ, ये मेरी जिद है, मुझे करना है. सो बट यहाँ तक पहुँचने के लिए इन सब लोगों का जो मेरा इन सब का जो सपोर्ट लगा है मुझे, इनकी नॉलेज जो मुझे मिली है, और मेरे ईश्वर ने जो मुझे ये स्टेप बाय स्टेप बोला कि तू घबरा मत, तू आई नो यू पैनिक कर रहा है, कोई बात नहीं, अच्छा लिखा है तेरे लिए, बहुत बड़ा लिखा है, ये सब छोटी चीज़ों में मत बैठ. दिस इज नाउ माई अंडरस्टैंडिंग ऑफ माई सेल्फ एंड माई पुश्तैनी. इस पॉडकास्ट में हम कोशिश एक और करेंगे, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग जिनका मैंने पहले भी जिक्र किया और आपने भी करा, वो इस हिंदुस्तान में फिल्म मेकिंग के मामले में कम से कम एक बहुत अच्छा दखल रखते हैं, और उनका जो एक्सपीरियंस है, एक्सपोजर है, जिस तरह से उन्होंने दिखाया है, वो बहुत अच्छा है. थोड़ा थोड़ा सिनेमा को लेके ये मैं इसलिए भी जानना चाहता हूँ बिकॉज म्यूजिक वाइज उत्तराखंड बहुत अच्छा कर रहा है इस वक्त पे. लगभग 1000 से ज़्यादा गाने रिलीज हो रहे हैं हर साल, लेकिन फिल्म्स की अगर बात करें तो वो अभी 10 के नंबर तक भी नहीं पहुँच पाए, कि साल में 10 फिल्म्स भी नहीं बन पा रही हैं. तो मैं 2-3 चीज़ें एक साथ पूछना चाहूँगा. एक जो सबसे पहले जानना चाह रहा हूँ, जब आपने कहा कि एक्टिंग कोच वाली बात, ये एक्टिंग कोच का रोल क्या होता है? ये क्या फिल्म्स टू फिल्म्स होता है, या एक जो चाहे फिल्म हो न हो, हम एक अपना जिसको कहते हैं होमवर्क कर रहे हैं अपने एक्टिंग स्किल्स को एनहांस करने के लिए, या क्या होता है एग्जैक्टली एक्टिंग कोच का काम? दोनों ही चीज़ होती है जी. ये दोनों ही चीज़ होती है. म्यूजिक में रियाज होता है, जुगलबंदी होती है. जी. मैं ऋतिक रोशन जी के साथ वही करता हूँ. अच्छा. एक इंसान ऐसा तो नहीं है कि वो इतने साल से, आप मेरे बता रहे हैं FTI का 20 साल, उनको तो एक्टिंग करते हुए पता नहीं उससे कितने ज़्यादा साल हो चुके हैं. सो आई डोंट थिंक सो कि उनको कोई एक्टिंग सिखा सकता है. बट नाउ अ गाय हु इज़ इंटरेस्टेड कि यार देयर इज अ सर्टेन काइंड ऑफ मेथड, आई एम यूजिंग इट इन अ वन पर्टिकुलर वे, इज देयर एनी अदर 10 ways आई वांट टू एक्सप्लोर इट. सो जो अभी भी कुछ एक्सप्लोर करने की चाह है ना, वो उनके अंदर बहुत ज़्यादा है. सो क्या करते हैं, एक विनोद रावत जैसे इंसान को बैठाते हैं और उसके बाद कहते हैं विनोद लेट्स एक्सप्लोर द सीन इन 10 different ways. अच्छा. इसको और 10 तरीके से चल एक्सप्लोर करते हैं. हम 10 तरीके से करते हैं तो लगता है कि यार ये चौथा वाला तरीका कुछ नया है, कुछ इंटरेस्टिंग है, लेट्स ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन द फिल्म. सिंपल मैनर में आपको मैं अगर ये समझाऊं, सो ये एक तरीका होता है, रियाज, एक्सप्लोरेशन, जुगलबंदी. नाउ देयर आर लॉट ऑफ एक्टर्स जिनके पास जैसे कुछ एक्टर्स होते हैं जिनके जो
क्या कहते हैं, आपके पास स्क्रिप्ट बेस्ड भी आते हैं कि ये है, आप मुझे इसके लिए तैयार करें। कहीं ना कहीं ये जुगलबंदी वाला भी प्रोसेस उसी में जाता है। एंड देर आर एक डॉक्टर है, 10 मरीज है, सबको एक जैसी दवाई दूंगा ना, वो डॉक्टर क्या करता है, आपसे बात करता है, आपका बैक हिस्ट्री लेता है, आपको सेंस करता है, उसके हिसाब से आपके साथ काम करता है। सेम थिंग बिकॉज, एंड ऐसा नहीं है कि मैं स्टार्टिंग से बिल्कुल परफेक्ट कर रहा था, बट देयर वाज अ टाइम जब मैं कहा कि यार ये एक बंदे को, 2 बंदों को मैं सेम दवाई दे रहा हूँ लेकिन वर्क नहीं कर रही है, देन आई हैव टू फाइंड आउट एज एन एक्टिंग कोच कि यार यू हैव टू चेंज माई मेथड। सो इट्स अ प्रोसेस ऑफ, इवन मेरे इवॉल्व होने का भी एक प्रोसेस था कि हाँ, हर किसी के साथ एक मेथड नहीं लग सकता। आप हर किसी के साथ बात करते हैं तो आपको भी पता है कि कहाँ पे हल्का हल्का आपको किसी के साथ एनर्जी वाइज चेंज करना पड़ता है या प्रोसेस वाइज चेंज करना पड़ता है। सेम थिंग, आई हैव टू डू इट। नाउ द थर्ड थिंग इज, if a fresh guy just wanted to be an actor, that is also a process. उसका एक अलग तरीका होता है कि मेरे पास स्क्रिप्ट नहीं है विनोद सर, बट हम कैसे कर सकते हैं? हाँ, कर सकते हैं, चलिए वैसे करते हैं। देन देयर इज अ ग्रुप वर्कशॉप, जहाँ पे आप एक ग्रुप, क्योंकि क्या है, कम्युनिटी वाइज भी अगर आप चीज़ें सीखें तो आप क्या करते हैं, एक तो अपनी चीज़ करते हैं, देन आप सामने वाले का देखते हैं और वहाँ से कंपेयर करके अपनी चीज़ों को भी बदलाव लेके आते हैं, या आपको एक और पर्सपेक्टिव मिलता है कि दिस गाय इज डूइंग इन दिस मैनर। सो एक तरीका होता है। सो देयर आर डिफरेंट वेज ऑफ डूइंग इट। एंड या, तो हंसल मेहता के साथ जुड़ना कैसे हुआ? शाहिद को लेके जुड़े थे? शाहिद को लेके, और एक और फिल्म थी आई थिंक, शाहिद था, सिटी लाइट्स था, City Lights दोनों में था। मैंने एक्ट भी किया था। सो हाँ, शाहिद के थ्रू मिला मैं हंसल सर से। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट अगेन, बिकॉज मैं और राज एक्सरसाइजेस करते थे साथ में, और राज वाज डूइंग शाहिद, देन आई मेट हंसल सर। एंड उनके साथ तो एक बहुत ही अलग ही प्यारी जर्नी रही, नॉट जस्ट एन एक्टर बट वो शाहिद भी जब हमने बनाई थी तो वो एक इंडिपेंडेंट स्पेस का ही काम था। और जब भी उस तरह के काम में होता है ना, तो आप सब लोग एक होते हो, एक टीम होते हो, तो वो एक साथ आपको यहाँ से रक्षम जाना, वो चाइना बॉर्डर के काफ़ी पास है, फिर पहाड़ चढ़ना, बातें करना, तो एक ह्यूमन लेवल पे आप वननेस आ जाती है आपकी। और फिर हंसल सर भी वैसे ही हैं, तो वो फर्स्ट एज अ ह्यूमन चीज़ें पकड़ते हैं और बाद में एज एन एक्टर बात करते हैं। So it's a beautiful journey with him. And then City Light happened. तो City Light पे तो मैं उनका as a creative guy भी मैं उनकी तरह काम करता था, and plus मैं उनकी casting भी की थी मैंने उस फिल्म की, और then I did a part also, and then I've seen a grow, and I don't know, it's like like a family, like you know, आप फिर जाते हैं, फिर आपकी वो पर्सनल लाइफ पूछते हैं, फिर वहाँ पे आपको सजेशंस देते हैं, अपनी लाइफ से सजेशन देते हैं। इट्स नॉट कि आपको सजेशन, वो अपनी लाइफ के किस्से बताते हैं, एंड यू गेट सम आंसर्स फ्रॉम इट। सो ऑल दीज थिंग्स आर देयर विद हंसल सर। एंड देन उसके बाद जिंदगियाँ अलग हो जाती, चीज़ें लग जाती, लेकिन जब मैं एक आवाज़ उठाता हूँ कि सर ही इज़ ऑलवेज देयर, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ हंसल सर। तो ये आर्या 2 कैसे बनी? हमने तो जब फिल्म देखी, मतलब वो सीरीज देखी, तब तक आइडिया नहीं था, नाम पढ़ रहे थे, लेकिन जब बाद में हुआ एंड अचानक से कनेक्ट हुआ, मैंने कहा यार ये तो सेम आदमी है, और ये हमारी गलती है कि हम नहीं पकड़ पाए कि हमारा एक आदमी इतना बढ़िया काम कर रहा है। ये कैसे हुआ? तो राम के साथ लोग राम सर बोलते हैं, मेरी उनकी ट्यूनिंग ही राम के साथ है, बट बिकॉज आई डोंट नो, हमारा स्टार्टिंग से ही मैं उनको राम ही बोलता हूँ, बट आई थिंक रिस्पेक्ट वाइज तो ही इज लाइक, अगेन मेरे गुरु हैं वो। आज सुबह ही मैं उनसे बात कर रहा था और वो हर समय यही बोलते हैं कि वी आर जस्ट लर्निंग फ्रॉम ईच अदर ऑल द टाइम। सो राम के साथ मेरा 2010 से कोलैबोरेशन है। तो नाउ सी इट्स सो इंटरेस्टिंग, लाइक now I'm seeing how Hrithik and how Hansal sir and Ram are on same page. Ads देखते हैं आप, एड्स में लोग फिल्मों में वर्कशॉप्स नहीं कराते हैं। मैं राम माधवानी जी के साथ 2010 से उनके सारे एड्स में वर्कशॉप करता हूँ। अच्छा। नाउ अ गाय हु वांट्स टू एक्सप्लोर एक्टिंग इन एड्स, इवन जो 30 सेकंडर होता है उसमें एक्सप्रेशन होते हैं, बट ही इज हायरिंग अ गाय एंड सेइंग कि विनोद जस्ट टेक दिस वर्कशॉप डिपार्टमेंट ऑफ दिस। तब से मैं राम के साथ उनके एड्स में काम करना, और फिर हम कहानियां तो डिस्कस करते ही थे। एंड
उसके बाद नीरजा आई हमारे हाथ में, तो तब मैंने पूरी फिल्म की यहाँ तक कि 3 महीना वर्कशॉप किया, इंक्लूडिंग सोनम जी, शबाना जी और सारे वो जो टेररिस्ट थे और एक्टर्स थे। एंड उस फिल्म में मैं एसोसिएट डायरेक्टर का भी काम किया, वहाँ से मेरे को थोड़ा सा इसका सेंस मिलना शुरू हुआ। और बस राम जी के साथ लाइक ऑल दिस प्रेप थिंग व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, राम बड़ी सुंदर बात बोलते हैं, कहते हैं विनोद शूटिंग ना एक अपनी बेटी की शादी की तरह होता है। आप तैयारी करो और अब आपको ना सबको खुश रखना है सेट पे। दैट इज अ वर्क ऑफ अ डायरेक्टर। अगर आपने वो कर दिया ना, देन यू जस्ट नीड टू कैप्चर देयर एनर्जीज। That is his filmmaking process, and I've seen in Neerja he did the same thing. और वरन मेरी ऋतिक जी से मुलाकात भी राम जी के चक्कर में ही हुई, क्योंकि when Hrithik saw Sonam's performance, and one time, one night, I think they are going for a dinner. I don't know. This I've heard. Anil sir or Hrithik. Then he talked about me. Anil sir talked about me to Hrithik कि यार एक लड़का है, विनोद है, जो उसके साथ करता है। नेक्स्ट डे, बिकॉज इनके अंदर भी क्रेविंग है बहुत ज़्यादा कि कौन है, आई रियली वांट टू मीट। सो वहाँ से मेरी उनकी मुलाकात हुई, एंड मेरा सिलसिला उनकी काबिल फिल्म के साथ से शुरू हुआ और अभी तक चल रहा है। हम वॉर 2 भी कर रहे हैं अभी। तो राम जी के साथ नीरजा हुआ, और फिर जब राम जी ने आर्या बनाना शुरू किया तो राम जी ने सीधा ही मेरे मत्थे थोप दिया कि विनोद यू विल बी अ को डायरेक्टर इन द फिल्म, इन दिस सीरीज। मैंने कहा यार राम, मैं तो कहाँ। ही सेड नो यू विल डू इट। ये सब प्रतिभाएं मैंने अपने अंदर नहीं देखी थी। मुझे नहीं बनना था कभी डायरेक्टर। मैं तो एक्टर बन रहा था, मैं तो एक्टिंग कोच कर रहा था, मैं खुश था। बट हाउ दे फाउंड इट कि यार इसके अंदर है वो स्किल, एंड देन ही गेव इट टू मी एंड आई जस्ट एक्सेप्ट इट। एंड वहाँ से मेरा डायरेक्शन का हुआ, और मुझे आर्या में बहुत सपोर्ट मिला और बहुत अप्रिसिएशन मिला। हम एमी के लिए नॉमिनेट हुए और बहुत अवार्ड्स के लिए नॉमिनेट हुए, एंड देन इन आर्या 2 आई गॉट अवार्ड ऑल्सो। सो या मेरी जर्नी राम जी के साथ बहुत बहुत सुंदर रही। एंड इन तीनों लोगों को मैं, तीनों चारों लोगों को मैं देखता हूँ, जैसे अतुल मोंगिया जी हैं जो कास्टिंग एक्टिंग कोच, एक्टिंग वर्कशॉप्स बड़ी अच्छी करते हैं। तो जब उनका कास्टिंग का सिलसिला शुरू हुआ था तो मैं ही था उनका एक लक्ष्मण उस टाइम पे। एंड क्या होता है जब आप कोई नहीं होता और आपके साथ कोई दूसरा बंदा हो, सबसे ज़्यादा सीखने को उसी को मिलता है, बिकॉज ही गेव ऑल द रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू मी, एंड देन दैट्स द बेस्ट थिंग टू लर्न। सो सेम फ्रॉम अतुल एंड सेम फ्रॉम हंसल सर, सेम फ्रॉम राम सर। तो या ये लोग मेरी ज़िंदगी में जिन्होंने ह्यूमैनिटी सिखाया मुझे सबसे ज़्यादा, तो मुझे ऐसा लगता है। और मुझे लगता है कि डायरेक्शन ना कुछ होता नहीं है, इट्स जस्ट मैनेजिंग पीपल एनर्जीज, इतना ही होता है। बाकी तो शॉट तो सभी लगा लेते हैं। और मुझे लगता है कि ये पुश्तैनी भी शायद तभी बन पाई अगर मैं ये पार्ट नहीं समझ पाता ना, मैनेजिंग पीपल एनर्जीज। तो ये चारों डिपार्टमेंट, प्रोड्यूसर, एक्टर, डायरेक्टर, राइटर, ये कर नहीं पाता, टूट जाता मैं। राइट। तो एक तरफ आर्या जैसी सीरीज है जहाँ पे स्केल के हिसाब से एक राजस्थान का बैकड्रॉप है, बड़ा वो है, और वहाँ से स्विच करना एकदम यहाँ पहाड़ में है कि बस में सवारी हो रही है, बिल्कुल ही एक यहाँ बजट है, एक यहाँ है। बिल्कुल है तो मुझे ये लगता है, स्विच। मुझे ऐसा लगता है कि उनके 2 दिन के बजट में हमने पूरी फिल्म बना दी होगी शायद। ऐसा ही है कुछ। या सॉरी। सो ये जो स्विच करने में डिफिकल्टी हुई, या फिर क्योंकि आपके अंदर ऑर्गेनिकली, बिकॉज पहाड़ घर में जब आप उस परिवेश से आते हैं तो आपके लिए वो आसान था कि नहीं मैं तो यही हूँ, वो तो मैं कभी कभी हूँ ये तो मैं रोज हूँ। सी एक झटके से तो कभी भी नहीं आती ये चीज़ें। ये ना सबकॉन्शियसली बहुत टाइम से चल रही होती है, और आप ना उसको, वो डोर खोलते नहीं हो अपने अंदर का कई बार। और कोविड का टाइम जो था ना, आई थिंक नो डाउट कितने लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ, उसके लिए हम मतलब हम दुआ ही प्रे कर सकते हैं और कुछ बोल नहीं सकते हैं। बट कितने लोग थे जो घर में बैठे हुए थे और पहली बार उनकी लाइफ में ब्रेक लगा था। और जब आपकी लाइफ में ब्रेक लगता है ना, तो आपको झटका लगता है, और उस टाइम एक अनईजीनेस पहले से स्टार्ट होती है, और वो अनईजीनेस आपको एंजाइटी भी देती है, फिर वो एंजाइटी बोर हो जाती है, फिर उसके बाद आपके अंदर एक ठहराव आता है। एंड जैसे वो ठहराव आता है ना, देन यू स्टार्ट इंट्रोस्पेक्ट योर लाइफ। क्योंकि वो इतना सबकॉन्शियस में था कि जैसे वो ठहराव आया ना, तो सबसे पहले पहाड़ निकल के आया, सबसे पहले रूट्स निकल के आई, जिसको मैं कभी भी तवज्जो नहीं दे रहा था। मैंने कहा नहीं यार, बॉम्बे लाइफ, ये जो आप अभी बोल रहे हैं,
आर्या ये वो, बट उस टाइम पे मुझे वो हिट किया। 28 अक्टूबर 2020। 28 अक्टूबर 2020 को मेरा फर्स्ट डे ऑफ द शूट था, और नैनीताल में शूट था, और वो जो बहन का जो सीन है, अगर आपने फिल्म में देखा है, वो खाना खाने वाला, और वो फर्स्ट डे ऑफ द शूट था वो हमारा। अच्छा, उनके घर वाला। बरन एक्चुअली 25 अक्टूबर को तो हमने मेरे फादर का बर्थडे सेलिब्रेट किया वहाँ पे। अच्छा। तो नैनीताल में एक ऊपर जगह है, कुछ स्नो है, उससे नीचे एक बहुत बड़ा रिजॉर्ट है, वो है, होटल है वहाँ पे ना। तो फर्स्ट टाइम इन माय लाइफ मेरा पूरा परिवार एक साथ था, मेरे बुआ के लोग एक साथ थे, और मेरी माँ को आज तक उसका जन्मदिन नहीं पता। अच्छा। तो पहली बार हमने, अब वो बुढ़ी हो गई है, पहली बार उस औरत का जन्मदिन मनाया गया। सो हमने उस टाइम पे हमने कहा ठीक है, हम कितनी भी गरीबी में शूटिंग कर रहे हो, हमने पूरी पार्टी थ्रो की। मेरे फूफा जी रहते हैं वहाँ पे, उनके बुलाया, उनके दोस्तों को बुलाया हमने सब वहाँ पे, और पता नहीं लोग कहाँ से हुड़का लेके, फिर सबने बोला यार आपके पिताजी का यार हम लेके आएंगे यार, म्यूजिशियन बुलाए, ये ऐसा जो क्या क्या होने वाला हुआ यार, वो तो हो आएंगे। जाएगा। आओ यार विनोद भाई, आप बैठो यार, आप बैठो यार, कोई कुछ नहीं है, ठीक है। 25 को हमने वहाँ किया था, और फिर हमने 28 इज आवर फर्स्ट डे ऑफ द शूट। एंड आई थिंक मुझे याद है जितना कि 15 नवंबर के करीब दिवाली भी थी। हाँ, 14-15 के नवंबर, 15 दैट को इज थी। एग्जैक्टली आवर लास्ट डे ऑफ द शूट इन नैनीताल। और उस दिन हमने मुझे याद है कि मेरा ऑनलाइन एडिटर एक लड़का भी लेके आया था मैं, और हमने लास्ट शॉट लिया, और 3 घंटे बाद हमने कुछ 3.5 घंटे की फिल्म पूरा क्रू बैठ के पूरी जो हमने शूट किया पूरी फिल्म भी देख डाली। नहीं बिल्कुल। वो 15 नवंबर हमें भी इसलिए याद है बिकॉज हमने 21 को रजिस्टर किया, 9 नवंबर को उत्तराखंड फाउंडेशन डे होता है। हाँ। तो उस दिन हमने बाहर का सिर्फ वो जो रिसेप्शन एरिया है उतना ही बना हुआ था, अंदर यहाँ काम चल रहा था। तो मैंने वहाँ से सुबह एक लाइव किया कि हम उत्तराखंड का पहला डिजिटल रेडियो लेके आ रहे हैं, एंड वो आई थिंक एक दिन में 1.5 लाख लोगों ने उसको फेसबुक पे देखा था। क्या बात। 9 नवंबर 2020, और 15 को दिवाली थी जैसा आप बोल ही रहे हैं। तो हम 10, 11, 12 को बहुत सारे लोगों को गिफ्ट्स देने, बताने कि हम रेडियो स्टेशन ला रहे हैं, एंड ऐसा। Beautiful. तो वो मतलब आपकी और हमारी जो जर्नी है बहुत एक्चुअली बहुत सिमिलर, मैं बोलता हूँ बहुत साथ साथ, बहुत साथ साथ, बिल्कुल बहुत साथ साथ। तो हमारी टीम में जितने लोग हैं ये बहुत एक्साइटेड थे। उस दिन हमने इसी जगह पे, इसी टीवी के ऊपर आपकी फिल्म देखी थी, जब मैंने आपको भेजा कि हम लोग देख रहे हैं। और ये लोग आपसे कुछ कुछ पूछना चाहते हैं। कौन पूछ रहा है पहले? एक, अगर आप जो भी पूछना चाह रहे हैं एक ही शर्त पे होगा, सब लोगों को 5:30 बजे थिएटर में फिल्म देखनी है। अगर आप लोग पूछेंगे तभी जवाब दूंगा, अगर आप लोग सब थिएटर में उसका मजा लेंगे। सबके नाम लिख दिए गए हैं। लिख दिए गए ना? हाँ, हम सब लोग मिलके देखेंगे क्योंकि उसका अलग मजा है। पक्का देखेंगे। हाँ, पूछिए। मैं भी रावती हूँ। इनको आगे बढ़ाओ। ये पौड़ी की रावत है। मेरे पापा का नाम ही विनोद रावत है। पापा। यार यहाँ पे आप लोग पुश्तैनी के लिए लाओ, अपने कोइंसिडेंस के लिए लाओ मुझे यहाँ पे। कितनी चीजें हो रही हैं यार ये। मेरा क्वेश्चन ये है कि जो स्ट्रेंजर्स होते हैं हमारी लाइफ में, वो ज्यादातर नेगेटिव एक्सपीरियंस ज्यादा होता है। तो जैसे भूपी की लाइफ में एक स्ट्रेंजर आई, उसके साथ उसने मतलब उसकी हेल्प करी, आपकी लाइफ में ऐसे किसी स्ट्रेंजर की स्टोरी हो जो बहुत ही ऐसे बोलते हैं ना वैसे मोमेंट में आपकी हेल्प की हो जिसने? उसका जवाब मैं आपको बाद में दूंगा। ये आपको किसने बोला, मैं ये जानना चाहता हूँ। बिकॉज क्या है, कुछ चीजें होती है ना जो आप लोगों के एक्सपीरियंसेस सुनते हैं। आप मुझे बताइए, इन योर, हाउ ओल्ड आर यू? 22। थोड़ा सा सोच के बताइए, आपकी लाइफ में जितने स्ट्रेंजर्स आए, क्या उन्होंने आपको नेगेटिव दिया? हाँ, मतलब एक शुरू में होता था, जैसे कि ना हम बहुत ऐसे पहाड़ी लोग बहुत सीधे होते हैं। हाँ, हम लोगों का फायदा बहुत जल्दी उठा लेते हैं। जब तक हाँ, हमें पूरी कहानी समझ में आती है, बिल्कुल, तब तक उनका मतलब निकल चुका होता है। ऐसे कितने लोग मिले आपको? 1-2 हैं। 1-2 मिले। और आपको लाइफ में सिर्फ 2 स्ट्रेंजर्स लोग मिले? नहीं। कितने मिले? और भी अंदाजन काफी लोग मिले। मतलब मैं ऐसे दिल्ली भी रही, इंदौर भी रही, बहुत जगह पे। तो फिर सी, मेरे कहने का मतलब ये है, मुझे थ्योरी बिल्कुल गलत लगती है। मुझे तो लगता है कि स्ट्रेंजर्स, एक तो भगवान भेजता है आपके पास स्ट्रेंजर्स, 10 स्ट्रेंजर्स भेजते हैं, ठीक है? जो नेगेटिव वाले होते हैं ना, वो आके अटैक तो करते हैं, लेकिन आप ही की एनर्जी नहीं है वैसी, तो क्या करते हो आप? उसको ना खाना नहीं देते हो, एंटरटेन नहीं करते हो, तो रिपेल हो जाते हो ऑटोमेटिकली। जिसको वहां से खाना दिख रहा होता है ना,
वो कैसे दिख रहा है उसको नहीं पता, फिर आप अपने आप ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करते हो. आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट स्ट्रेंजर्स ओनली. बिकॉज ऐसा नहीं है मेरी लाइफ में नहीं आए, बट वो आए, उन्होंने मेरे को डीप डाउन खत्म नहीं किया क्योंकि मैं वैसा था ही नहीं. तो आए, उन्होंने अपने इम्पैक्ट मारा और मैं उनके साथ उनको एकम्प्लिश कर ही नहीं रहा हूं, तो वो निकल गए. फिर स्ट्रेंजर का तो दरवाजा खुला हुआ है ना, सॉरी, वो तो आते रहेगा. फिर कुछ आए जिनसे मेरी एनर्जी मिली. मैंने कहा यार, तो अपने आप ही बिना बोलते हुए मैंने कहा इनकी इनकी एनर्जी मैच कर रही है, और फिर हम दोनों जो मिले वो अब स्ट्रेंजर्स खत्म हो गए. लाइफ ऐसा होता है. तो मुझे लगता है कि नाउ विल कम बैक टू भुप्पी ऑल्सो, बट वी विल गेट द आंसर ऑलरेडी. मुझे ऐसा लगता है कि अपने अगर आप यहाँ पे सही है ना, तो अपने आप वो आएंगे और चले जाएंगे. नाउ सेम विद भुप्पी. फर्स्ट द कैरेक्टर, वो लड़की आई, लाइफ कोच है, बट खुद एक चीज़ से अपने इंटरनल ट्रॉमा से कैसे डील कर रही है. अल्कोहलिक है, बिकॉज इतने सबकॉन्शियसली एक डीप डाउन इमोशंस बैठे हुए. और सबसे पहली बात है कि हम लोग ना इन चीज़ों को तवज्जो नहीं देते हैं, लाइक ट्रॉमास. अरे यार ये क्या ट्रॉमा, अरे यार खाना खाया चलो. बट है लोगों के, मैंने स्टडी किया है, आप ऐसे ऐसे इग्नोर नहीं कर सकते. बचपन में चीज़ें रह जाती हैं एंड यू नीड टू रिजॉल्व दीज थिंग्स. आप क्या करोगे, आप अरे हंसो खसो यार, ठीक है सब कुछ ठीक हो जाएगा. वो उस मोमेंट के लिए ठीक हो जाएगा, बट वो कैरी तो करता है. सो यू कैन टेक दीज थिंग्स लाइटली. यू कोई भी चीज़ है, आप गलत खाते हो तो दवाई लेते हो ना डॉक्टर से. इट्स अ सेम थिंग, कुछ भी रिजॉल्व हो सकता है. सो वो लड़की आई भुप्पी की ज़िंदगी में जो स्ट्रेंजर थी, उसने उसको पॉइंट ए टू पॉइंट बी पहुंचाया, बिल्कुल सही था. सेम मेरी लाइफ में इतने स्ट्रेंजर्स आए, और ये जो हमने अभी कहानी सुनी है, ये सब स्ट्रेंजर्स ही तो हैं. ये सब लोग मेरे चाचा ताऊ के लड़के थोड़ी हैं, ये सब लोग स्ट्रेंजर्स हैं. और आप आज देख रहे हो मेरे बारे में कैसे बात कर रहे हैं, और मैं इन लोगों के बारे में कैसे बात कर रहा हूँ. तो आई थिंक मैं तो प्रोडक्ट ही स्ट्रेंजर्स का हूँ. I got my बढ़ गया. नेक्स्ट कोई कौन पूछना चाह रहा है? श्रुति. So, hi sir, I'm Shruti Bisht, उत्तराखंड से ही हूँ. जय देवभूमि उत्तराखंड. तो अब मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे वी सॉ पुश्तैनी, सो इट्स ऑल अबाउट फैमिली बॉन्ड, इट्स मतलब पहाड़ी बॉय एंड रिलेशनशिप बिटवीन फादर एंड सन. तो मेरा आपसे क्वेश्चन ये है कि रियल लाइफ में आपके रिलेशनशिप आपके फादर के साथ कैसे रहे? ये फिल्म उसी का एक प्रोडक्ट है. मैं आपको एक बात बताता हूँ. एक समय ऐसा था जब मैं अर्ली 20s में था, और मुझे लगता है कि ज़्यादातर लड़कों की लाइफ में आता है जब हार्मोनल चेंजेस आते हैं ना, देन ही सेड कि अब मुझे पता गया लाइफ का सच, मेरा बाप बेवकूफ़ है, ये जो बोल रहा है सब गलत बोल रहा है. और देखो दूसरे के बाप देखो कैसे अपने बेटों को समझते हैं, मेरा ही बाप मेरे को नहीं समझता है. तो ऐसा एक फेज़ रहा मेरे फादर के साथ बहुत लंबा, 2 साल तक का. और मुझे लगता था मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा दुश्मन मेरा बाप है. और बहुत सारे इंसिडेंट्स ऐसे हुए जो मैं अपने, जो हम कहानियाँ बनाते रहते हैं और उस कहानियों में बिलीव करके सारे एक्शंस रॉन्ग करते रहते हैं. आई वाज वन ऑफ देम. बट एक दिन की बात है, होली, प्री होली की बात है, जब क्या था कि वो एक सेलिब्रेशन हुआ, होली सेलिब्रेशन. कुछ लोग हमारे घर आए शाम को पकौड़े वकौड़े खाने के लिए, और वो आंगन होता है ना किदवाई, वो एक सरकारी क्वार्टर होता है किदवाई नगर में, तो वहाँ पे पीछे एक थोड़ा सा आंगन भी मिलता है आपको. तो वो लोग बैठे हुए थे वहाँ, बात कर रहे थे, और किसी का बेटा इंजीनियर बन रहा था, किसी का कुछ बन रहा. मैं 12वीं फेल हो गया था, और मैं फेलियर था. और वो भी एक रीज़न था बहुत ज़्यादा मेरे फादर और मेरे वजह से. मैं कह रहा हूँ इतने, और एंड आई कीप ब्लेमिंग माई फादर फॉर दिस, कि मैं अपने बाप की वजह से फेल हुआ, क्योंकि इसने मुझे नहीं समझा, ये नहीं उसके बाप देखो, ऑल ऑफ दैट. सो एक बंदा अपने बेटे की तारीफ कर रहा है, अरे हाँ उसका तो हो गया, वो तो इंजीनियरिंग के लिए जा रहा है. एक कोई कुछ कुछ बोल रहा है, एंड आई कैन फील माई फादर फेल्ट दैट दे आर ट्राइंग मेरे घर आके मेरे फादर को या डिमीन करने के, मेरे को डिमीन करने की कोशिश कर रहे थे. एंड माई फादर इज़ अ वेरी, लाइक जैसे बोला ना, पहाड़ी आदमी, इंट्रोवर्ट, ज़्यादा नहीं बोलने वाला, जितनी चादर हो उतने पाँव फैलाओ. बट दैट डे, और मैं उस टाइम पे ना ऐसी वॉशरूम गया, और वॉशरूम का दीवार और आंगन की दीवार वो चिपकी होती है ना, तो वैसा सा था. एंड माई फादर स्टॉप दैट गाय, सर पन्नालाल जी, होगा आपका बेटा इंजीनियर, आपका डॉक्टर, ये, बट मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करता हूँ कि अगर मुझे 10 साल तक भी, 10 जन्म तक भी कोई बेटा मिले ना, तो मुझे यही बेटा चाहिए. आप विश्वास नहीं करेंगे, मैं नीचे से पी कर रहा हूँ और मैं ऊपर से रो रहा हूँ. आई वॉज लिटरली क्राइंग. इतना वियर्ड सीन है, आप पी भी कर रहे हो और आप रो भी रहे हो वहाँ पे.
एंड यू कम आउट एंड आप देखते हो वो जो क्लीशे फिल्मों में होती है, माँ ऐसे चादर वो पर्दा लेके वो भी रो रही है, आई कांटेक्ट हो रहा है, छुपा रही है, रो रही है. दैट डे वाज द लास्ट डे. और उसके बाद आज तक अगर मेरा बाप मुझे आज भी बोले ना ये पहाड़ी से कूद जा, एक पैसा नहीं सोचूंगा मैं. दैट इज माई रिलेशनशिप विद माई फादर. वाह, तालियों वाला हो गया ये तो. जबरदस्त. तो बात है अब वापस से पुश्तैनी पे थोड़ा सा आते हैं. जी तो पिक्चर आ चुकी है, देश जी. भर में अलग अलग जगहों पे लोग इसको देख सकते हैं. जी. बुक माई शो से इसको टिकट बुक करनी है ना. Absolutely. और मेरे को ना ये पिक्चर में जैसे मैं बता रहा था, दो बड़ी अच्छी चीजें लगी. एक, किसी भी सीन को आपने नॉर्मली क्या होता है ना, हर आर्टिस्ट या राइटर डायरेक्टर बहुत दिल से कोई चीज़ करता है तो कई बार उस चक्कर में फैल जाता है लेंथ. तो नॉर्मली आदमी सोचता है 3 घंटे पिक्चर बनाएंगे, तो आपने एक तो उसको बिल्कुल आधी कर दी कि जी 1.5 घंटे की है और इतने में बन रही है, तो इसको 1 सेकेंड ऊपर नहीं करना. सेकेंड, मेरे को लगा कि कई बार क्या होता है म्यूजिक वाइज हम ज़बरदस्ती अगेन लेंथ बढ़ जाती है. और बिकॉज यहाँ पे वो यूज़ हुआ है, जैसे शगुनाकर यूज़ हुआ, पहाड़े की गाड़ी यूज़ हुआ, तो बहुत ऑर्गेनिकली वो उसने डिस्टर्ब भी नहीं किया एंड वो बड़ा कॉम्प्लीमेंटिंग था. Yeah. तो ये एक कॉन्शियस डिसीजन था कि इसको ऐसे ही करेंगे. बोथ आर द कॉन्शियस डिसीजन. अच्छा. सी मैं और मेरी जो राइटर हैं, एक्चुअली मैं उनको हर समय मेन राइटर बोलता हूँ पुश्तैनी के लिए, रीटा हीर. हम दोनों न्यूयॉर्क से एक राइटिंग कोर्स सीख के आए थे. एक माल्या स्कॉच मोमो करके एक हैं जिन्होंने बर्डमैन और इन सब के उनके साथ काम किया हुआ है. एंड शी इज़ अ वेरी रिनाउंड राइटर एंड अ कोच, मे बी यू कैन से स्क्रीन प्ले राइटिंग कोच. सो उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से प्लॉट पॉइंट वाइज चीज़ें बताई थी. तो हमने कहा कि पूरा फैलेंगे, बस इसके अंदर फैलेंगे. सो जो हमने बाय बुक्स बेसिक जो राइटिंग के हम सीख के आए थे, हमने कहा इन पॉइंट्स को हमें छेड़ना नहीं है. आप इसके अलावा जहां जाना जाओ, बट ये पॉइंट्स को ना कोई भी क्रिएटिविटी तोड़ नहीं सकती है. वो मेरे फेवर में आया. दैट्स व्हाई बिकम अ 90-minute फिल्म एंड आई एम रियली हैप्पी इट्स अ 90-minute फिल्म. बिकॉज इस तरह की कहानी अब मैं बहुत ज़्यादा फैलाने लग जाऊंगा ना, बिकॉज इट्स अ सेल्फ जर्नी, सेल्फ डिस्कवरी स्टोरी एंड इट्स अ स्लाइस ऑफ लाइफ स्टोरी. बट again this story doesn't need like a 2.5 hour for me at least. Maybe people wants to do it, it's for them. but मेरे लिए एक जो भी सिंपल चीजें होती है ना, उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से, छोटे तरीके से बोल देना चाहिए. One second thing you asked about the music. So yesterday हमारी एक स्क्रीनिंग हो रही थी अंधेरी में, और मैं अपने एक कोलीग से बोल रहा था, यार थिएटर में लग रही है ना, थोड़ा सा म्यूजिक बढ़ा देना. सर आपने मुझे पूरे साल भर सिखाया इनसिक्योरिटी में मत रहे, इनसिक्योरिटी में मत रहे, नहीं लग रहा ना ज़रूरी, इनसिक्योरिटी से मत बोल कि अब म्यूजिक लगा दो. बिकॉज दैट इज़ अ लॉट ऑफ इनसिक्योरिटी वी हैव कि यार ऑडियंस बोर हो जाएगी. आजकल सब भागते हैं, किसी को नहीं चाहिए, धमाधम डालो तभी वो सुनेंगे, यू नो. एंड रिपोर्टिंग भी ऐसी ही होती है आज आपके सामने. लेकिन देयर आर सो मेनी रिपोर्टर्स जो आपने देखा कि आप बिना चिल्लाए और फिर भी उनको सुनने का मन करता है. तो मैंने कहा एंड आई फाउंड दोज रिपोर्टर्स हैव लेस इनसिक्योरिटीज एंड आई रियली वांट टू लिसन टू देम मोर, इंस्टेड ऑफ जो शाउट कर करके बोलना चाहते हैं कि देखो मेरी ही न्यूज़ है, वो आलू लो, गोभी लो, बैगन लो बेचने वाला जो होता है. सो या, तो दैट्स द म्यूजिक इज कि जितनी इनसिक्योरिटी ना होना, और मुझे लगता है ये वर्ड ना हर चीज़ में लागू होना चाहिए. ये फियर जो पुश्तैनी हमारा कंसेप्ट ही है कि कमिंग आउट ऑफ फियर, ये फियर और इनसिक्योरिटी ना मे बी थोड़ा समय लगेगा, बट आई थिंक ये प्रोसेस बिल्कुल सही है. और ये बार बार छूटता है क्योंकि दुनिया वहाँ से चलती और कहती है इनसिक्योर हो, थोड़ा फेयर में कर, नहीं तो नहीं मिलेगा. सो मुझे लगता है इवन फॉर अस एवरीवन, फॉर आप जो अपना जर्नी स्टार्ट कर रही हैं, मुझे लगता है अभी से ही ना ये जो इनसिक्योरिटी है ना कि यार ऐसे पढ़ने के लिए ये कर लेते जल्दी से ना, ये जल्दी हो जाएगा, आजकल ऐसे ही चल रहा है. मुझे लगता है वो थोड़ा सा मे बी आपके लिए वर्क करे. एक बार सिट बैक एंड थिंक वेयर इट इज कमिंग फ्रॉम. इज इट कमिंग फ्रॉम योर इनसिक्योरिटी, इज इट कमिंग फ्रॉम योर फियर, और इट इज कमिंग फ्रॉम प्रोग्रेस और ग्रोथ. सो वो एक बार हल्का सा सिट बैक एंड थिंक करना चाहिए. एंड हर बार आप नहीं जीतते हो, अच्छी बात है आप नहीं जीतते हो, बट एटलीस्ट अवेयरनेस के साथ करोगे ना, तो शायद थोड़ा सा मज़ा भी आएगा.
तो अब बात यह है कि अगर इसके बाद, ये तो फिल्म हम देख ही रहे हैं एंड आई एम श्योर बहुत सारे लोग इसको जाके देखेंगे, इसके बाद पहाड़ को लेके अगला अगर कुछ प्रोजेक्ट बनाना हो, वो पिक्चर बनेगी या वेब सीरीज बनेगी, ये पिक्चर बताओ। बनेगी, अभी तो पिक्चर बनेगी। एक मेरे वेब को सीरीज भी बना दो यार। बिल्कुल बनाएंगे, बट सीरियसली मेरे को, मैं ढूंढ रहा हूँ वो कहानी। हम्म सी अगेन द सिंपल कंसेप्ट जो आपका भी है, हम्म लोकल स्टोरीज, हम्म यूनिवर्सल थीम, सोच लोकल अप्रोच ग्लोबल। दैट्स इट। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड फॉर दो स्टोरीज जो एक्चुअली इतनी कमाल की स्टोरीज है, और जो हमारी दादियाँ परदादियाँ या ये सब की कहानियां हैं, और जो कहाँ पे दबी हुई हैं, और जो मैं चाहता हूँ कि अगर वो बाहर आए, चाहे वो 20-20 मिनट में भी आए और उसके 8 एपिसोड भी आए, आई एम रियली कीन टू से ऑल ऑफ मेरे दिस। पास है एक ऐसी स्टोरी, चलो बात करेंगे, आपको हम मजा आएगा, मैं बात बताऊंगा अभी। करेंगे, पक्का बात करेंगे। और कहाँ की है पता है, एक हिंट देता हूँ, मुंशियारी। पता है मुझे तो मुंशियारी से आगे जो है चाइना वाली स्टोरी है, वो बड़ी वो जबरदस्त लवली है। हाँ। लवली। तो अब बिल्कुल पॉडकास्ट के एंड में हम लोग पहुंच चुके हैं, क्योंकि आगे जाके हमको पिक्चर भी देखनी है साथ में, और बहुत सारे लोग देहरादून में एक्साइटेड हैं, हमारे दोस्त यार जो इंतज़ार कर रहे हैं कि हम साथ में मूवी देखें। तो साइनिंग आउट करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं सोच रहा हूँ कि पहाड़ की गाड़ी में एक बार साथ में हो जाए। हाँ ठीक है, हाँ। तो शुरू करते हैं। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल मेरो उड़न लगी रे। पहाड़ की गाड़ी में हवा लगी रे, रेशमी रुमाल मेरो उड़न लगी रे।